शेषशाही कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में शनिवार को विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार पांडे द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ शैक्षणिक संवाद किया गया, जिसमें कुलपति श्री पांडे द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के साथ विक्रम विश्वविद्यालय में किए जा रहे शोध के विषय पर विद्यार्थियों से चर्चा की। साथ ही मशरूम से नए नए उत्पाद बनाना एवं खाद्य वस्तुओं का आविष्कार करके निर्यात करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने पर भी चर्चा की। विश्वविद्यालय में जो नए नए विषय रोजगार उन्मुखी खोले गए हैं उनमें प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों से संवाद किया। साथ ही कॉलेज के विद्यार्थियों के मन में प्रश्न व जिज्ञासा थी, उनके प्रश्नों के समाधान भी बताए। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री पांडे कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन थे। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर CM मेहता प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय नागदा, डॉक्टर शीला ओझा प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा, शरद गुप्ता पत्रकार, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत एवं विक्रम विश्वविद्यालय के काउंसलर के रूप में डॉक्टर अरविंद शुक्ला, डॉक्टर भसीम सहित कॉलेज संचालक धर्मेंद्र गुप्ता, राजेश शर्मा, DK शर्मा, प्रशांत मेहता, पत्रकार हरीश पांचाल सहित विद्यार्थी व स्टाफ मौजूद था। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुरेंद्र मीणा ने किया व आभार धर्मेंद्र गुप्ता ने माना। लेकिन जहां पूरे ज्ञान कुल के वटवृक्ष स्वयं साक्षात रूप से उपस्थित हों, वहां हम जैसे अगर मार्गदर्शन देने लगे, हमें खुद उनसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक बार आदरणीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश पांडे जी से मेरी संक्षिप्त मुलाकात उज्जैन में ही हुई थी। शायद उस बात को पिछले दिसंबर की ही बात है, आपके कार्यालय में ही आपसे मिला था मैं। आपका जो शालीन व्यवहार और जो आपने ये कोर्सेज सुने ना नए नए, जब शुरू करने जा रहे थे तो हम पत्रकारों के मन, हम शुरू से निंदक होते हैं, हम किसी में भी बुराई पहले ढूंढते हैं। तो हम पत्रकारों के कुल में भी ये चर्चा चली थी कि कुलपति जी लगता है ज्यादा दिन यहाँ टिकेंगे नहीं, क्योंकि जिस तेजी से इन्होंने नए नए कोर्सेज डेवलप किए और सबसे बड़ा सवाल था कि इतने शिक्षाविद लाएंगे कहाँ से, इतने जो नए नए इन्होंने कोर्सेज चालू किए हैं, इसके लिए विद्यार्थी अव्वल तलाश करना मुश्किल है। लेकिन लक्ष्य के प्रति समर्पण का उनका यह भाव था कि उन्होंने अपने जुनून को सार्थक कर दिखाया है। मैंने इस प्रकार के कुलपति जी को बच्चों के साथ उनकी जो पीड़ा है उनके मन में मेरे बातचीत हो रही थी सर से। सर बता रहे थे कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तीनों में समन्वय नहीं है। आज वो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में किस प्रकार का समन्वय हो, और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आदरणीय कुलपति जी के सत प्रयासों से विक्रम विश्वविद्यालय में 243 विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। एक छोटे से कॉलेज में, बहुत ही छोटा, जो हाई सेकेंडरी स्कूल में लगता है, हाई सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में 2 कमरे में लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे कॉलेज से आई, जबकि मैं खुद 32 साल उस बड़े कॉलेज में रही। उसके बाद में 19 में मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यहाँ आई हूँ। तो यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल मेरे अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन छात्राओं को जो जिनकी क्लास का भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि स्कूल छूटता है उसके बाद हमें क्लास मिलती है। बच्चों का आने वाला भविष्य क्या होगा, बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। और सबसे बड़ी, मैं माननीय पांडे जी आपकी तारीफ इस बात के लिए करूंगा कि बच्चों के मन में जो जिज्ञासा है, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, उस पढ़ाई से भविष्य का निर्धारण कैसे होगा। और जब ये चीजें अगर किसी महाविद्यालय का कुलपति जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, क्योंकि चाणक्य जैसा व्यक्ति ने अगर चंद्रगुप्त की जिज्ञासाओं को शांत नहीं करता तो सम्राट नहीं बन सकता था। इतनी बड़ी सत्ताओं का परिवर्तन करके अमूल चूल परिवर्तन उस समय समाज में नहीं ला सकता।
और इसलिए आज मेरे लिए भी ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि कुलपति महोदय इन बच्चों का जो जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी जो बौद्धिक संपदा है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर भी कुठाराघात किया। क्यों किया? आप ये देखिए, यदि आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरुकुल व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हमारा जो विद्यार्थी है वो स्वावलंबी होगा। आपने पढ़ा होगा उज्जैन आसपास तो आप लोग सभी जानते हैं, उज्जैन कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जहां जब पूरे विश्व में विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे तब उज्जैनी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, और खास तौर से आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, सांदीपनि ऋषि उज्जैन में थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा लिया। तो उज्जैन कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा होगा। ये बीकॉम कर रहा है, या दूसरे लगता है कि कृषक परिवार से है, मुझे कृषि में कोई विषय हमें पढ़ना है, वो भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। कोई विद्यार्थी साइंस का है, उसे आर्ट्स में, कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मैनेजमेंट में पढ़ना है, तो उसे वहां उपलब्ध होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए, और एक चुनौती थी हमारे सामने, हमारे पास रिसोर्स बहुत कम था, फाइनेंशियल, आप सब लोग विश्वविद्यालय से हमसे पहले जुड़े हुए हैं, इसकी वित्तीय स्थिति के बारे में भी आपको बहुत अच्छा। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में 265 कोर्स, आज की डेट में हमारे पास 265 कोर्सेज हैं, और भारतवर्ष में इतने कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है। जहां तक बहुविषयक बात है, राजाधिराज भगवान महाकाल स्वयं जहाँ विराजमान है, वहाँ की महिमा अलग होना स्वाभाविक है। यहाँ पुण्य सलीला शिप्रा, चिंताओं से मुक्त कराने वाले चिंतामन गणेश, हर कार्य को सिद्ध करने वाली माँ हर सिद्धि, और भी ऐसे कई बिंदु हैं जिससे उज्जैन नगरी अन्य तीर्थों से अलग और विशेष मानी जाती है। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होता है। प्राचीन काल से ही उज्जैन नगरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही है। उज्जैन में सांदीपनि आश्रम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम तथा सुदामा ने गुरु सांदीपनि से विद्या ग्रहण की थी। भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकर पारा, महाकवि कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वराह मिहिर जैसे विद्वान सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न थे। शिप्रा नदी के किनारे मंगलनाथ मंदिर मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उज्जैन का घंटाघर प्राचीन धरोहर है। यह उज्जैन शहर की महिमा को दर्शाता है। यहाँ का कोठी पैलेस मानव सर उठाकर इतिहास की सुंदर गाथा सुना रहा है। उज्जैन का तारामंडल एक अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जो कि खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। जंतर मंतर एवं यंत्र महल के नाम से प्रसिद्ध वैधशाला शिप्रा तट पर स्थित है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। उज्जैन अपनी धार्मिक तथा महान शिक्षा स्थली के साथ साथ विक्रम यूनिवर्सिटी के कारण भी देश विदेश में विख्यात है। उज्जैन में स्थित विक्रम यूनिवर्सिटी विपुल शासक महान। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जो ये प्रोडक्ट बताया, ये हम देखने के लिए आ सकते हैं क्या, जिससे हम इंस्पायर हो सके, कुछ सीख सके नया? आपका एमएससी किस सब्जेक्ट में है? सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। बिल्कुल, आप विश्वविद्यालय में आया आप लोगों के पास इसीलिए कि आपको इनवाइट करने के लिए। मैं कॉलेज के प्रबंधन, कॉलेज के हमारे प्राचार्य, शिक्षक साथी सभी से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि अब अकेला चलो का समय नहीं है। अब हमें जो है महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। आप लोग यहाँ भी जो हमारे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इन लोगों के बच्चों ने जो प्रोडक्ट बनाया है, आप भी कर सकते हैं। और आपको मैं ये बताना भी चाहूँगा कि यदि आप यहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में जो आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप अपना प्रोजेक्ट कंसेप्ट 2 पेज का पेपर
अपने शिक्षकों के साथ मिल करके आप दीजिए, वो पेपर मैं दिल्ली भेज सकता हूँ। दिल्ली में भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी एक काउंसिल बनाई है, वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। उसमें जो ये बच्चे अपना कंसेप्ट पेपर देते हैं, उस पर यदि वो एक्सेप्ट हो जाता है, कंसेप्ट पेपर क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसका आउटपुट क्या हम चाहते हैं, क्या निकलेगा। यदि आप देते हैं आइडिया, मतलब एक आइडिया का सिलेक्शन, मैं अभी इस बार तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे हम मिलेंगे, लेकिन अगली बार जब मैं कभी आऊँगा आप लोगों से एक कंपटीशन कराऊंगा आइडिया का। इतने बच्चे बैठे हैं, इनको एक आइडिया हमको दीजिए, उस आइडिया को मैं भारत सरकार तक ले जाऊंगा, और ये आइडिया यदि पसंद आया तो पूरा प्रोजेक्ट भारत सरकार फंड करती है, आपको स्कॉलरशिप देगी, आपको पेटेंट करने तक की वो सारी सुविधा देगी। आप लोग प्रोडक्ट देखने के लिए कभी आए, जिस दिन भी आप लोग आना चाहें, मैं विद्यार्थी जो बनाया है उनको भी आप लोगों से इंटरेक्ट कराएंगे, और कभी आवश्यकता हुई तो उन विद्यार्थियों को आपके बीच में भी लाऊंगा। इसके लिए मोस्ट वेलकम, आई विल कम एट एनी टाइम। सर, ये जो एग्जाम्स के बीच में गैप होती है, यानी 1 वीक तक हो जाती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो 10th 12th की, या फिर कॉलेज एग्जाम हो, 3 दिन 4 दिन तक की गैप बीच में दी जाती है। और अगर हम देखे जाए जैसे यूपीएससी और एमपीपीएससी में, तो उसमें एक पेपर, मतलब एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी बीच में गैप नहीं होती। तो सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बचपन से ही हमें स्कूल टाइम से इसी के लिए प्रिपेयर किए जाए? क्योंकि मैंने गुजरात में देखा है, वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में भी बीच में गैप नहीं दी जाती है, और वो बहुत ईजिली बच्चे उसको हैंडल कर लेते हैं, टॉप भी करते हैं, 98% से भी ऊपर तक बना लेते हैं। तो सर, हमारे यहाँ ये चीज़ होना चाहिए कि हमें बचपन से इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए कि हमें बीच में गैप नहीं देता, कि हमारा जो मेंटल कंडीशन है उसके लिए सेट, वो आपकी इसमें क्या है? होते हैं, एक तो हमारे छात्र नेता को गैप नहीं मिलता है तो अगले दिन धरना प्रदर्शन देते हैं और कुलपति को मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एक मिनट। दूसरा क्या होता है, हमारी जो 7 जिलों में विश्वविद्यालय फैला हुआ है, एग्जाम जब चलता है तो हमारे पास कॉलेजेस में जो परीक्षाओं का प्रबंधन होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं कि एक पेपर एक दिन किया तो दूसरे दिन दूसरी बहुत बड़ी परीक्षा है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होने के कारण कभी कभी ये मैनेज करना पड़ता है कि 2 दिन का इनको गैप दे दिया तो दूसरा पेपर हम उसको करा सकते हैं। इसलिए अभी रिसोर्सेज जैसे धीरे धीरे डिजिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब हमारा थोड़ा डिजिटल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा तब शायद ये रिसोर्सेज की समस्या नहीं आएगी। जैसे अभी इस साल हमारा इलेक्शन का 3-4 इलेक्शन एक साथ हो गए, हमारे बहुत सारे महाविद्यालय गवर्नमेंट के जो है वो इलेक्शन में उसके केंद्र बना दिए गए। ऐसी समस्या रहती है कि जहां हम एग्जाम नहीं करवा पाते हैं, तो ये इंटरनल व्यवस्था है। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत सही है, धीरे धीरे जब हमारे छात्रों में ये एक जागरूकता आ जाएगी, ये बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन शायद मैंने अभी तक अपने जीवन में 35 साल के कैरियर में पहली बार किसी विद्यार्थी से सुना कि गैप खत्म किया जाए। ये बहुत अच्छी, यहीं से शुरुआत हुई। मैं गैप कब करूंगा, लेकिन हमारे छात्र नेता यहाँ भी होंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सुनो इस प्रक्रिया को और उस पर विचार करो, हम तैयार हैं उसके लिए। और सारे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मेरे इतने साल के अनुभव में ये पहला अवसर है जहाँ हम सब अभिभूत हैं कि हमारे बीच कुलपति महोदय आए हैं और उन्होंने संवाद किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ उनको, कुलपति महोदय को और उनकी टीम को, और गुप्ता जी के विशेष प्रयास से ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनको विशेष धन्यवाद। आपने सारे कार्यक्रम को मनोयोग पूर्वक सुना, इसमें भागीदारी की, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बाकी सभी अतिथियों को, मीडिया कर्मियों को आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद।